नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है तीसरी। दो चर वाले देखिए समीकरण युग्म। तो इसमें अपने 3.4 तक के क्वेश्चन हल कर चुके हैं। 3.5 में उसके आगे के क्वेश्चन देखने हैं। तो देखो 3.5 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इन सभी में आपने पता करना है। और फिर यदि अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चेक करना है कि किसका कोई हल नहीं, किसका अद्वितीय हल है। तो देखो अपने सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं। उसी से a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसके दूसरी समीकरण के लिए a2x v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सभी की तुलना करेंगे। a1 अपॉन में a2 निकालते हैं तो 1 अपॉन में 3। इसी तरह b1 अपॉन में v2 निकालते हैं तो -3 अपॉन -9। -3 अपॉन -9 क्या हो गया 1 अपॉन 3। c1 अपॉन में c2 निकालेंगे तो -3 बटा में -2 माइनस कट गया 3 बटा में 2। तो अपनी स्थिति क्या बनी कि a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन में c2। तो इस प्रकार की जब समीकरण आती है तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं। ये क्या होता है, कोई हल नहीं है। जब ये दोनों तो इक्वल हो लेकिन तीसरी स्थिति इक्वल ना हो तब क्या होता है कि भी कोई हल नहीं है। अब देखो दूसरी समीकरण क्या दे रखी है अपने को, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो अपने इसके लिए देखो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3 b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 c1 अपॉन c2 क्या हो गया 5 अपॉन 8। अब देखो ये दोनों ही इक्वल नहीं है। जब पहले दोनों ही इक्वल ना हो कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तब क्या होता है अद्वितीय हल, कि इसका अद्वितीय हल है, स्पेशल कोई एक इसका हल है, तब ये होता है। जब पहले दो तो इक्वल हो लेकिन तीसरा इक्वल ना हो तो कोई हल नहीं। जब पहले दोनों ही नॉट इक्वल हो तो ये क्या होता है कि ये अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल को इसने क्या कहा है कि वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। वो विधि कौन सी होती है, तो देखो x के गुणांक क्या है 1 3, y के गुणांक क्या है, विद चिन्ह आपको लिखना है। सॉरी दूसरे क्वेश्चन की बात हो रही है इसकी। x के गुणांक क्या है 2 3, y के गुणांक क्या है 1 2। तो देखो अपने क्या करो आप, जो अचर है अब y के गुणांक है 1 2, ठीक है 1 2, अपने पास अचर है 5 8 और x के गुणांक क्या है 2 3। तो अपने x की जब वैल्यू ज्ञात करनी है तो x वाले गुणांकों को छोड़ दो। यहाँ पे समीकरण लिखो इस प्रकार 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको चाहिए साइड ले आओ, -5 इक्वल टू 0 -8 इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x वालों को तो छोड़ दो, बाकी दोनों को लिख लो। 1 2 है -5 -8, इसके नीचे क्या आएगा 1 2 -5 -8। y की वैल्यू ज्ञात करनी है तब क्या करो, y के जस्ट आगे जाना है, पीछे नहीं आना। तो y के आगे क्या है -5 -8। y वालों को नहीं लिखना, बटा में निशान भी नहीं लगाना, -5 -8 फिर लिखने हैं x वाले 2 3, ठीक है। जब अचर पद की वैल्यू ज्ञात करनी है तो अचर वालों को छोड़ के ये लिखने हैं पहले x के फिर y के, कि एक ही सीक्वेंस में चलना है कि x वाले को छोड़ के y वाले दोनों, y वाले को आगे वाला पहले लिखना है फिर x वाला। अचर के बाद क्या आएगा, स्टार्टिंग x से होगी, पहले x वाला फिर y वाले, इस प्रकार लिख लिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, इसका इससे फिर इसका इससे, ठीक है। इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे तिरछा गुना होगा, ठीक है। क्या होगा, तिरछा गुना। तो x इक्वल टू -8 है ये वाला, तो -8 ही, ये दोनों माइनस के होंगे। तो -8 को माइनस इससे किया, -8 को 1 से किया -8, बीच में हमेशा माइनस का निशान, इन दोनों का क्या होगा 5 दूनी 10, ठीक है। फिर अपने निकालना है y का। y का क्या होगा, 5 दिए 15 माइनस के, माइनस होगा, और 8 दूनी 16 भी किसके होंगे माइनस के, इक्वल टू 1 2 दूनी 4 -3 एकम 3। अब देखो x इक्वल टू -8 और प्लस के 10 हो जाएंगे तो 2 बचेगा, x अपॉन 2, ये प्लस के 16 हो जाएंगे 15 के 1 बचेगा 1 अपॉन 1। तो y की वैल्यू क्या आई 1 आई और x की वैल्यू क्या आई 2 आई। x की वैल्यू अपने पास क्या आई 2 आई और y की वैल्यू क्या आई 1 आई।
एक आधा क्वेश्चन और हल करेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। इसके बाद देखो अपने देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये है अपने पास तीसरा क्वेश्चन कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और फिर है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। तो a1 अपॉन a2 निकालते हैं। 3/6 3/6 यानी कि 1/2। b1 अपॉन b2 निकालते हैं। -5 बटा में -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। c1 अपॉन में c2 निकालते हैं तो 20 अपॉन में 40, 1 अपॉन में 2। अब देखो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 सारे ही इक्वल हैं। कि जब ये क्या होता है, ये वाली कंडीशन आ जाए कि इसके सारे अनुपात हैं वो इक्वल आ जाए, तब क्या होते हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से क्या होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं अपरिमित रूप से। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं अपने चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये दे रखा है चौथा। तो a1 अपॉन में a2 क्या है, 1 अपॉन में 3। b1 अपॉन में b2 क्या आया, -3 अपॉन में -3। -3 से -3 कट गया 1। क्या कंडीशन बनी, वही बनेगी कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन में b2। a1 अपॉन में a2 क्या है, नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन में b2। तो जब नॉट इक्वल टू है तो फिर कौन सी कंडीशन लगेगी, अभी भी अपने क्वेश्चन किया अद्वितीय हल वाली। और अद्वितीय हल वाली में फिर मान ज्ञात करने हैं, और कौन सी कंडीशन से मान ज्ञात करने हैं, बज्र गुणन विधि से। एक बार दोबारा से समझो कि बज्र गुणन विधि है क्या। x यहाँ पे y और यहाँ पे अचर। x वाले के लिए आप x को छोड़ के बाकी सारे चारों लिखोगे, -3 -3 -7 -15। y वाले के लिए y से जस्ट आगे वाला लिखोगे पहले, फिर लिखोगे 1 और 5। 1 और 5 है क्या, 3 है, 3x है ना, तो 1 और 3। इसके लिए लिखोगे 1 और 3 और -3 और -3। ठीक है। अब देखो x के नीचे क्या आएगा, प्लस हो जाएगा 15 3 45, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सूत्र वाला माइनस आ जाएगा 21। y अपॉन में 7 ये 21 और प्लस के 15 आ जाएगा, -3 और प्लस के क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। प्लस के क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो 45 में से आपने 21 गए तो 4 24 बच गए। y 21 में से ये गए तो माइनस के 6 बचेंगे और ये बचेंगे प्लस के 6। तो अपने पास x की वैल्यू तो क्या आ गई, 24। देखो लेकिन कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो। 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन निकल जाएगा। तो x अपॉन में 4, y अपॉन -1 और 1 अपॉन 1। तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। इस प्रकार ये आपका पहला जो क्वेश्चन है वो पूरा हुआ। आगे के जो क्वेश्चन है फिर अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।